गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? एक बार बताइए मुझे, कोई इशू तो नहीं है? ओके। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सी प्लस प्लस उप्स के कॉन्सेप्ट्स जो आपके पीजीटी स्तर के जो लेवल के थे, जो एग्जाम ओरिएंटेड थे, वो हमने करवाया है। और अगर आप उप्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए तो इसी में जावा के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम उस चीज़ को देखेंगे। जावा का सिलेबस बहुत कम दिया हुआ है पीजीटी में। हालांकि आपको पता है कि जावा में कुछ चीज़ें ही डिफरेंस है, मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। बस थोड़ी देर में शुरू करने वाले हैं, कुछ लोग और आ जाएं। तो जावा के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे। खासकर एग्जाम में छोटी छोटी बातें भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, जैसे कि जेडी के जावा डेवलपमेंट किट क्या है, या जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या है, जीआरई क्या है, एंड लाइकवाइज। और जैसे कि जेवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन है, तो जावा वर्चुअल मशीन करता क्या है। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है जावा में, क्योंकि एमसीक्यूज में आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत सारा जो यहाँ पे ओके। तो 2 दिन से गवर्नमेंट ने नेट बंद कर देते। हाँ, हमने भी देखा था न्यूज़ वगैरह में कि नेट वगैरह बंद था। मेरे ख्याल से दरभंगा वगैरह में बंद था। लाइट वगैरह का इशू था, आई थिंक लाइट का ज़्यादा इशू था। ओके, मधुबनी में भी। ओके। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं थोड़ी देर के लिए। फर्स्ट उप लैंग्वेज था सिमोला। उस दिन मैं डायग्राम में आपको बताया था, सिमोला 1967। तो मैं कुछ देर के लिए आपका चैट बंद बंद करता हूं, ठीक है? सो दैट आप लोग कंसंट्रेट करिए। थोड़ा सा पॉइंट है, थ्योरेटिकल है। पहले तो सबसे पहले हमें समझना है कि जावा जो जनरल पर्पस लैंग्वेज है, तो जनरल पर्पस लैंग्वेज जो थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज है। याद करिए, उप्स के कॉन्सेप्ट में मैंने पूरे लैंग्वेजेस का एक डायग्राम आपको दिखाया था। तो जावा इज जनरल पर्पस लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे सी प्लस प्लस है, फोर्ट्रान, कोबोल, लाइकवाइज। डिफरेंसेस इज दैट कि इसमें फोर्ट्रान की अगर बात करें, कोबोल की बात करें, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड है। ठीक है, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। एंड यहाँ पर फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, ये आप जानते भी हैं। फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो मैथमेटिकल प्रोग्राम्स के लिए यूज किया जाता है। तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन एंड कोबोल क्या है, बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है यहाँ पे। बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, आपको पता है। तो मैंने पिछले क्लासेस में वो सारी चीजें बताई हैं। यहाँ पर फिलहाल ये समझना है कि जावा भी एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, लेकिन हर लैंग्वेज का अपना एक एडवांटेज है, जैसे कि इसके कॉन्सेप्ट के वजह से इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, वंदना बिल्कुल हो गया है। ट्राई थ्रो कैच हमने करवा दिया है। ठीक है, आप जा करके लेक्चर देखिए, लास्ट पार्ट में ट्राई थ्रो कैच के बारे में हमने पढ़ा दिया, एक्सेप्शनल हैंडलिंग। Java is also a high-level and object-oriented programming language developed by जेम्स गोसलिंग।
इनका नाम ही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि इन्हीं के नाम से पूरा एमसीक्यूज दिया रहता है। हालांकि इसमें पैट्रिक नॉर्टन, फ्रैंक, एडी फ्रैंक, माइक शेरिडन, ये सब लोग सन माइक्रो सिस्टम कंपनी में थे यूएसए में, उनके द्वारा मिल करके जावा लैंग्वेज का इन्वेंशन किया गया था। हालांकि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन थे जेम्स गॉसलिंग। यहां तक तो क्लियर हो गया। ईयर वगैरह तो आएगा नहीं, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर भी देंगे। यहां पर देखेंगे ओरिजिनल इंप्लीमेंटेशन ऑफ जावा। एक क्वेश्चन आया हमारे पास दुर्गा का कि सर सीपीपी भी तो ओप्स है, तो जावा क्यों आया? देखिए अलग अलग, सबसे पहले बात तो जावा के कुछ फीचर्स हैं, जैसे आगे मैं उस पर बात करूंगा कि जावा डायरेक्ट सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज नहीं करता है, उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। और जब बाइट कोड में कन्वर्ट करता है तो इसके एप्लीकेशंस जो होते हैं वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सक्सेसफुली रन करते हैं कहीं भी। और यहाँ पर ये है कि इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इसके एप्लीकेशंस डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, जैसे वेब एप्लीकेशंस में जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होता है दैट इज वेब एप्लीकेशन, तो वेब एप्लीकेशन में इसका ज़्यादा यूज़ है। फिर अलग अलग कंपनियों ने भी क्या किया, अपने अपने डेवलपमेंट के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस बनाए। जैसे बात करें सी शार्प लैंग्वेज है, तो जब जावा था तो सी शार्प की क्या नीड थी, तो इसलिए अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन, अलग अलग कुछ अपने अपने फीचर्स सबके हैं। आगे एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। द ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावा वाज नॉट फॉर इंटरनेट, द प्राइमरी मोटिवेशन फॉर जावा वाज टू नीड ऑफ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज मतलब मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज फॉर द वाइडली एमर्जिंग वेब, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। इनिशियली जावा लैंग्वेज को बनाया गया था जिससे एप्लेट डिजाइन किया जाता है। एप्लेट का मतलब होता है स्मॉल प्रोग्राम, एप्लेट्स मतलब a small program of Java which runs on www, वर्ल्ड वाइड वेब पे रन होने वाला एक स्मॉलेस्ट प्रोग्राम जावा का एप्लेट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप देखेंगे जावा सबसे पहली बात तो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। व्हाई इट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? बिकॉज जावा का सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होता है और बाइट कोड से फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, बिकॉज बाइट कोड इजीली किसी भी मशीन पर क्या होता है, एग्जीक्यूट हो सकता है, रन हो सकता है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज स्ट्रांगली टाइप्ड, which means that all variable must first be declared before they can be used. स्ट्रांगली टाइप का मतलब होता है कि जितने भी वेरिएबल जावा प्रोग्राम में यूज होता है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां पर अब ठीक है, यहां पर आप देखेंगे जावा सिंटैक्स इज बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस, और सी प्लस प्लस आपको पता है कि बहुत ही इजी है, इजी टू प्रोग्राम। तो जावा सिंटैक्स इज बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस, सो इजियर फॉर प्रोग्रामर्स टू लर्न इट आफ्टर सी प्लस प्लस। ठीक है, जावा हैज रिमूव्ड मेनी कॉम्प्लिकेटेड एंड रेयरली यूज्ड फीचर्स, फॉर एग्जांपल्स एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा। अब हमें एमसीक्यू के हिसाब से इन्हीं पॉइंट्स को तो समझना है। ऑपरेटर एक ही ऑपरेटर जो मल्टीपल पर्पस के लिए यूज होता है वो यहाँ पर क्या है, और दूसरा चीज है कि पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट जो होता है, पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग as well as operator overloading, operator overloading, but operator overloading not supported by Java, not supported
बाय जावा। तो ये सब आपको समझना है कि जावा के द्वारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं किया जाता और फंक्शन ओवरलोडिंग आपको पता है ये सपोर्ट किया जाता है, जिसे मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे, हो सकता है आज ही पढ़ें, मेथड ओवरलोडिंग भी। हालांकि इतना कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि सेम मेथड सेम फंक्शन नेम जो है जिसका दो जगह यूज है, तो हम क्या कहेंगे, मेथड ओवरलोडिंग है। देयर इज नो नीड टू रिमूव unreferenced objects because there is an automatic garbage collection। ठीक है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इन जावा। यहां पर समझना है कि जिस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं है उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है, मतलब डिस्ट्रक्टर फंक्शन वहां यूज होता था, यहां पर ऑटोमेटिकली क्या है, जावा गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिक करता है। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं है, जिस ऑब्जेक्ट दैट, अब इतना तो आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। अब यहां पर थोड़ा सा प्रोग्राम से आपको एक आइडिया ले लेना है कि क्या क्या होता है, अदरवाइज तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। ऑब्जेक्ट दैट नो लॉन्गर यूज्ड आर रिमूव्ड, ऑब्जेक्ट एंड देयर एसोसिएटेड डेटा दैट नो लॉन्गर यूज्ड आर रिमूव्ड, दैट इज कॉल्ड गार्बेज कलेक्शन। इसी को कहा जाता है जावा में गार्बेज कलेक्शन। अब यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स उप्स का आपको पता है, ठीक है। जो लोग क्लासेस मिस किए होंगे उन्हीं को नहीं पता होगा, अदरवाइज तो पता भी होगा, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उप्स का मतलब ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। क्लास है तो ऑब्जेक्ट, सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि कलेक्शन को हम कह सकते हैं क्लास, ठीक है, या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट क्लास। इनहेरिटेंस क्या है, प्रोसेस बाय विच वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास, एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, टेकिंग मोर देन वन फॉर्म, इंप्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ द, अगर हम जावा की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरलोडिंग, तो जावा में केवल और केवल मेथड ओवरलोडिंग है। एब्स्ट्रैक्शन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, एब्स्ट्रैक्शन इज नथिंग बट हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स एंड रिप्रेजेंटिंग इसेंशियल फीचर्स, इसेंशियल फीचर्स को रिप्रेजेंट करना, बैकग्राउंड डिटेल को हाइड करना, ठीक है। तो यहां पर इनकैप्सुलेशन है, इनकैप्सुलेशन रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर, वेरिएबल और फंक्शंस टुगेदर, दैट इज इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ क्लास। तो ये हो गया आपके फीचर्स। यहां पर हम थोड़े से यहां फर्क समझेंगे सी प्लस प्लस और जावा। फर्क मतलब कंपेरिजन, कंपेरिजन है किसमें किसमें, सी प्लस प्लस और जावा में। सबसे पहले प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यहां पर सी प्लस प्लस इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, सी प्लस प्लस इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। क्यों इसे कहा जाता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, बिकॉज यहां पर सी प्लस प्लस प्रोग्राम होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एनवायरमेंट यूज करता है। ये क्या यूज करता है, एनवायरमेंट ऑफ ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरमेंट में रन करता है, ठीक है। लेकिन यहां पर जावा की अगर हम बात करें तो जावा का अपना क्या है, जावा वर्चुअल मशीन है, मतलब एक अपना रन टाइम एनवायरमेंट है जिसके हेल्प से जावा प्रोग्राम रन करता है। तो इसलिए इसे कहा जाता है प्लेटफॉर्म डिपेंड, मतलब ये डिपेंड कर रहा है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको रन किया जा रहा है, ठीक है। हिमांशु बिल्कुल कह सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसेंशियल फीचर्स को हाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेटा हाइडिंग एक्सेस स्पेसिफायर के माध्यम से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उस पर मैं आता हूँ सत्यदेव जी, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, ऑब्वियस सी बात है, आगे उसका थोड़ा डिटेल में सब कुछ बताया गया है। फिलहाल हमें इन हर एक स्मॉल पॉइंट पे ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन तो आना है 1 1 मार्क्स के एमसीक्यूज के फॉर्म में। तो
ठीक है, तो यहां पर ये समझना है कि सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करेगा, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एनवायरनमेंट यूज करेगा। ठीक है, बिल्कुल पवन कुमार जी, जेवीएम जेडीके जेआरई बिल्कुल समझा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, अभी तो 15 मिनट हुए हैं, धीरे धीरे एक एक करके आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पूरा डिजाइन ही किया गया है एमसीक्यू के बेस के हिसाब से, इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको प्रोग्रामर बनाना है, बहुत लोग होंगे ही ऑलरेडी प्रोग्रामर इसमें, तो प्रोग्रामर नहीं बनाना है, हमारा क्वेश्चन जो आता है वो कैसे कवर होगा। ठीक है, तो सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओके, सी प्लस प्लस इज मेनली यूज्ड फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। सिस्टम प्रोग्रामिंग कहने का मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वगैरह डिजाइन करने में इसका यूज होता है। Java is mainly used for the application programming. एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग जो कहीं ना कहीं यूजर के रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए किसी ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। इट इज वाइडली यूज्ड इन विंडोज बेस्ड, वेब बेस्ड, विंडोज बेस्ड मतलब डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस। विंडोज बेस्ड मींस यहाँ मैं लिख रहा हूं गलत, यहीं पे लिख देता हूं। विंडोज बेस्ड मींस डेस्कटॉप बेस्ड। डेस्कटॉप बेस्ड होता है जैसे हम नोटपैड यूज कर रहे हैं, तो नोटपैड क्या है, हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है, हम यूज कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो आपके सिस्टम में लोकली इंस्टॉल हो रहा है और फिर आप रन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन होगा। विंडोज बेस्ड इसे कहेंगे। वेब बेस्ड जो सर्वर पे इंस्टॉल है, सर्वर इंटरनेट के हेल्प से हम उसे एक्सेस कर रहे हैं, तो विंडोज बेस्ड एंटरप्राइज एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। तो यहां पर जावा का यूज क्या है, जावा का यूज है विंडोज बेस्ड, वेब बेस्ड, खासकर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में, एंड एंटरप्राइज एंड मोबाइल एप्लीकेशंस आल्सो। ठीक है, C++ designed for the systems and application programming. It was an extension of the C programming language. C का extension है। ठीक है, तो C++ कहा ही गया है। Java was designed and created as an interpreter for printing systems, but later extended as the support network computing. It was designed to be easy to use and accessible to the broader audience. वही है, बस जनरल कंसेप्शन है, उसमें कुछ ज्यादा आपको पढ़ने वाला चीज नहीं। अब यहां पर आप देखेंगे, when we talk about multiple inheritance, just we are comparing, later on we'll discuss how multiple inheritance can be implemented in Java with the help of interface. इंटरफेस के हेल्प से अचीव किया जा सकता है। C++ सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, जब एक कोई क्लास है, डिराइव्ड क्लास, जब ये मोर देन वन क्लास के प्रॉपर्टी का एक्वायर करता है, जैसे क्लास ए एंड क्लास बी, तो ये क्या कर रहा है, डिराइव्ड क्लास इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मोर देन वन बेस क्लास, तो इसको हम कहेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या कहेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा ये सपोर्ट नहीं करता है, तो जावा जब सपोर्ट नहीं करता है तो क्या होता है, यहाँ पर क्लास की जगह पर इंटरफेस बना लिया जाता है। ठीक है, कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे। यहाँ पर फिलहाल कॉन्सेप्ट समझना है, यहाँ इंटरफेस हो गया और इंटरफेस को एक्सटेंड करता है डिराइव्ड क्लास, एक्सटेंडेड क्लास, या हम कह सकते हैं कि चाइल्ड क्लास। तो जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू क्लासेस, मतलब क्लासेस के थ्रू सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, इट कैन बी अचीव्ड बाय द यूजिंग इंटरफेसेस इन जावा। क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे पूछा जा सकता है कि इन जावा प्रोग्रामिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन बी अचीव्ड थ्रू, तो आंसर क्या होगा, इंटरफेस होगा। आंसर सीधा क्या हो जाएगा, इंटरफेस हो जाएगा। ओके, नीरज कुमार, अरे भैया थोड़ा देर रुक तो जाओ, अभी तो डेटा टाइप पे भी नहीं आया, तब तक आप लोग सीधा ही चले गए। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सपोर्ट किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है।
पूरा जावा पढ़ लेना है 10 मिनट में, यही दिक्कत है ना। देखिए एक एक फ्रेश को पढ़ाना, जिसको पढ़ना है उसको शुरू से उस चीज पे को कंसंट्रेशन रहता है। जो पढ़ा हुआ है कि हाँ हमने पढ़ा हुआ है, हमने तो ये इस सेमेस्टर में पढ़ा, हमने 5वें सेमेस्टर में पढ़ा, हमने इतना साल पहले पढ़ा, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, उसको रिफ्रेश ही तो कर रहे हैं हम लोग यहाँ तो कोई बीटेक कर नहीं रहे हैं, हम लोग उन चीजों को रिफ्रेश कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन आता है, जैसे अभी हमने बताया कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। अब आगे इंटरफेस के बारे में पढ़ना है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। यहाँ पर व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जब हम किसी भी ऑपरेटर का दो जगह यूज कर रहे हैं, जैसे सपोज यहाँ पर हमने प्लस को यूज किया, तो प्लस दो इंटीजर को भी ऐड कर सकता है, दो स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकता है, मतलब दो कैरेक्टर को भी क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। तो इसका यूज एक एडिशन के लिए हुआ, और इसी का यूज एक स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के लिए हुआ। स्ट्रिंग को ऐड करना क्या है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। इसका मतलब हमने इसका दो यूज किया मतलब ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। इट इज सपोर्टेड बाय द C++, बट ऑपरेटर ओवरलोडिंग डज नॉट सपोर्टेड बाय द जावा। तो एक अपने आप में क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा। तो आप आंसर ऑपरेटर ओवरलोडिंग उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पकड़ना है, ठीक है। और दूसरा चीज है कि ओप्स के कॉन्सेप्ट में तो चीजें बहुत सारा आ गया है, रिमेनिंग कुछ है तो यहाँ आ जाएगा, और इतना हमारे लिए मोर देन इनफ रहेगा प्रोग्राम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पाइथन एंड डेटा स्ट्रक्चर, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने आप में, हर दृष्टिकोण से, एक कॉन्फिडेंस आने के दृष्टिकोण से कि पाइथन हमने कर लिया, और डेटा स्ट्रक्चर तो ऑब्वियस सी बात है, दैट इज इंपॉर्टेंट कि वहां से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, 3-4 क्वेश्चंस बनेंगे वहां से। कंपाइलर इंटरप्रेटर, C++ यूजेस कंपाइलर ओनली, C++ केवल कंपाइलर के यूज करता है। C++ इज कंपाइल्ड एंड रन यूजिंग द कंपाइलर विच कन्वर्ट्स, मतलब कंपाइलर के हेल्प से ही C++ का प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाता है और रन भी हो जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, सोर्स कोड से मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो C++ इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ठीक है। तो C++ uses compiler only. C++ compile and run using the compiler which converts source code into machine code. So C++ is platform dependent, ठीक है। यहां पर हम ये कहेंगे Java uses both compiler and interpreter. Java source code is converted into byte code, जैसा हमने बताया आपको, मतलब एक इंटरमीडिएट कोड में at compilation time, ठीक है। The interpreter executes this byte code at runtime and produces output. Java is interpreted, that is why it is platform independent. तो यहां पर समझना यह है कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का एक्चुअल मीनिंग यहां पर यह है कि अगर कंपाइलर पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है, जावा का यहां पर C++ का प्रोग्राम अपने कंपाइलेशन एज वेल एज एग्जीक्यूशन, ठीक है, कंपाइलेशन प्लस एग्जीक्यूशन बोथ डिपेंड अपॉन कंपाइलर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मशीन या प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है C++, बट जावा क्या यूज कर रहा है, बोथ कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर। कंपाइलर का काम है केवल कंपाइल करना, ठीक है, तो कंपाइलर का काम है कंपाइल करना, और इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट्स दिस बाइट कोड। बाइट कोड से देखिए यहाँ पे कंपाइलर क्या कर रहा है, सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहा है, फिर बाइट कोड से लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहां पर दोनों ही हो रहा है, मतलब कंपाइलेशन और एज वेल एज इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहां पर याद रखने हैं। तो बहुत सारी चीजें यहां पे क्लियर हो गई आपकी।
सबसे पहले प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा, इंडिपेंडेंट कौन सा है, क्या रीजन हुआ, ठीक है। यहाँ पर डिजाइन गोल, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका था बेसिक यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन चीजें हैं उसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स है तो इसलिए मुझे आपको एक एक पॉइंट लिख के बताना पड़ेगा। सबसे पहले आपका सवाल डेटा टाइप पे भी था, और डेटा टाइप तो बिल्कुल एक बेसिक चीज है ही, तो उसको समझना है, ठीक है। डेटा टाइप्स को मेनली क्लासिफाई किया गया प्रीमिटिव एंड नॉन प्रीमिटिव में, ठीक है। डेटा टाइप को क्लासिफाई किया गया है प्रीमिटिव एंड नॉन प्रीमिटिव। प्रीमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप। जो डेटा टाइप फंडामेंटल है, फंडामेंटल मतलब कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए क्या है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन। तो ये डेटा टाइप होते हैं प्रीमिटिव डेटा टाइप। प्रीमिटिव क्यों कहा गया इसे, बिकॉज इट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप हो गया जैसे एरे, क्लासेस, इंटरफेसेस। नॉन प्रीमिटिव क्या हो गया, एरे, क्लास, इंटरफेस, etc। ये नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप है, ओके। नॉन प्रीमिटिव क्यों कहा गया, ये प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है। प्रोग्रामर अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, क्लास डिक्लेयर कर सकता है, इंटरफेस कर सकता है, एरे डिक्लेयर कर सकता है, तो अपने अकॉर्डिंग उसका नाम दे सकता है, ठीक है। तो यहां पर आपको समझना है कि नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप क्या हुआ, जो यूजर अपने तरीके से डिक्लेयर कर सकता है, जैसे हम कहते हैं ना यूजर डिफाइंड, ये यूजर अपने अकॉर्डिंग इसको डिफाइन डिक्लेयर कर सकता है। और प्रीमिटिव जो ऑलरेडी क्या है, बिल्ट इन टाइप्स हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन। यहां से एक सवाल किसी ने पूछा भी था कि डेटा टाइप का साइज, तो थोड़ी सी चर्चा हम साइज पे कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंटीजर में, तो इंटीजर डेटा टाइप होता है जो एक कंप्लीट जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं, तो इसमें बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन होता है, इंटीजर टाइप का जो कैटेगरी है इसका क्लासिफिकेशन है, इसमें बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये 4 क्लासिफिकेशन है, ठीक है। 1, 2, 4, 8। इसका जो साइज है वो बाइट्स में अगर देखा जाए तो ये बाइट मतलब ये 1 बाइट है, 1 बाइट, ठीक है। 1 बाइट मतलब क्या हुआ, 0 और 1, ठीक है। यहां पर 8 बिट जो होगा वो 1 बाइट होता है। यहां पर 2 बाइट हो गया, 2 बाइट जो है रेंज किसका है, शॉर्ट डेटा टाइप का है। इंट डेटा टाइप 4 बाइट है, एंड लॉन्ग क्या है, 8 बाइट है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं।
फ्लोटिंग पॉइंट में दो होता है, फ्लोट और डबल। फ्लोटिंग पॉइंट में जो फ्रैक्शनल डेटा होता है इसमें दो क्लासिफिकेशन हो जाता है, फ्लोट एंड डबल। फ्लोट का साइज है 4 बाइट और डबल 8 बाइट। ठीक है, फ्लोट 4 बाइट एंड डबल कितना, 8 बाइट। तो ये फ्लोट और डबल का हो गया। यहां से क्वेश्चन नॉर्मली बन जाता है कभी कभार, तो एक दो बार देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कैरेक्टर, तो कैरेक्टर का तो कैरेक्टर है 2 बाइट। ठीक है, जो स्ट्रिंग डेटा है कैरेक्टर, वो 2 बाइट यहाँ पर क्या करता है, वैल्यू स्टोर करता है। और उसके बाद अगर हम बुलियन की बात करें तो ये तो बस ओनली 1 बिट, आइदर ट्रू और फॉल्स। बुलियन का मतलब आइदर ट्रू एंड फॉल्स, मतलब 1 बिट। ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0। ये डेटा टाइप्स यूज होते हैं जावा लैंग्वेज में। ठीक है, जावा लैंग्वेज में ये सारे यूज होते हैं। बाकी अगर हम बात करेंगे आपके डेटा टाइप के बाद, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक टर्म जो एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाता है, स्यूडो कोड। स्यूडो कोड से आपको क्या समझना है? स्यूडो कोड से समझना है कि किसी भी प्रोग्राम को इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम के कोड को इंग्लिश में लिख देना। ठीक है, मतलब राइटिंग अ कोड ऑफ प्रोग्राम इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में सिंपली किसी भी प्रोग्राम के कोड को लिख देना। ठीक है, जैसे स्टेप बाय स्टेज, फर्स्ट एक्सेप्ट टू नंबर्स ए एंड बी। इसका मतलब 2 नंबर को ए और बी को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, दूसरा ऐड ए एंड बी एंड गिव इट टू सी। ए और बी को ऐड करके सी को दे देना है। ठीक है, एंड तीसरा प्रिंट सी। तो इस तरीके से क्या हुआ, इसी को स्यूडो कोड कहा जाता है। मतलब कहीं ना कहीं इट्स जस्ट लाइक अ एल्गोरिदम। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, जस्ट लाइक अ एल्गोरिदम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। बट एल्गोरिदम स्यूडो कोड में एक लिटिल डिफरेंस है कि स्यूडो कोड क्या है, इतनी ज्यादा क्लारिफाई नहीं करता है। जस्ट एक प्रोग्राम को लिखने से पहले एक होता है ना कि इंग्लिश में उसको सिंपल लैंग्वेज में लिख के और बाद में उसको लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देना। लेटर ऑन इसको क्या करना, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको ट्रांसलेट कर देना। तो ये स्यूडो कोड है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको यूज करना है। क्या बफरिंग की इशू हो रही है, दोबारा से बताइए, क्या बफरिंग की इशू हो रही है? नो बफरिंग। स्यूडो कोड से एमसीक्यू कैसे रहेगा? स्यूडो कोड से ये रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग is just a representation of a program into a simple English like language. ठीक है, writing a program code
राइटिंग स्टेप्स इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसको कहेंगे स्यूडो कोड। ओके, देखिए जावा क्या करता है, बुलियन डेटा टाइप में रिजर्व तो 8 बिट करता है, बुलियन टाइप में रिजर्व करता है 8 बिट, बट यूज कितना होता है, ओनली 1 बिट, बट यूजेज ओनली 1 बिट, रिजर्व 8 बिट। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स की। नॉर्मली ऑपरेटर्स की पहचान आप कर चुके हैं, क्योंकि जो भी कैलकुलेशंस होते हैं विदाउट ऑपरेटर नहीं होते, या प्रोग्राम में ऑपरेटर की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे अगर कोई भी अगर ऑपरेटर एक आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट टेक्स ओनली वन आर्ग्यूमेंट, लाइक अगर कोई वैल्यू है ए का 10, ए इक्वल टू 10 है, अगर हम कहें ए प्लस प्लस, इसका मतलब हुआ ए इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये यहां पर एक ही आर्ग्यूमेंट ले रहा है, क्या ले रहा है, एक ही आर्ग्यूमेंट ले रहा है, टेक्स ओनली वन आर्ग्यूमेंट। ओके, तो यहां पर क्या हो गया आपका, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है इसको क्या कहेंगे, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट जो है ये आपके यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे बाइनरी ऑपरेटर्स, तो बाइनरी ऑपरेटर्स जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, मतलब 2 आर्ग्यूमेंट इसमें मैंडेटरी है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो इसमें फिर टाइप हो जाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मॉड, ठीक है, ऑल दीज आर द डिवीजन, ठीक है, डिवीजन, मॉड, तो ये सब हो गए अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके, उसके बाद अगर हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर, तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, उसके बाद इसमें नॉट इक्वल टू भी हो जाता है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर जो वैल्यू को असाइन करता है, जैसे इक्वल टू, ठीक है, और इक्वल टू में क्या यूज करते हैं हम, जस्ट इक्वल टू साइन। ओके, उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर्स, ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं। अब हम बात करेंगे तो यूनरी बाइनरी के बाद होता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर जो होता है वो इफ एल्स कंस्ट्रक्टर के जगह पर यूज होता है। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर का यूज क्या है, इफ एल्स कंस्ट्रक्ट के जगह पे हम यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज हम कहां पे करते हैं, इफ एल्स के जगह पर हम इसका यूज करते हैं टर्नरी ऑपरेटर का। ठीक है, ये कॉलन है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, तो ये जो है टर्नरी ऑपरेटर है। ओके, जो इट वर्क लाइक अ इफ एल्स कंस्ट्रक्ट, ठीक है, इफ कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, एल्स पार्ट जो होता है कॉलन के बाद हो जाता है। तो ये ऑपरेटर्स और डेटा टाइप्स हो गए। ठीक है, और जिस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, वेरिएबल को डिक्लेयर हम करते हैं C++ में, सिमिलरली यहां भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है,
तो डेटा टाइप एंड ऑपरेटर्स आपके हो गए। अब हम यहां पर बात करेंगे किसकी, ऑब्जेक्ट्स की, क्लास की एंड ऑल। तो क्लास भी सेम है, थोड़ा सा अब हम चलेंगे सीधा उस पर, फिर जिसकी जरूरत पड़ेगी। एक सिंपल यहां पर प्रोग्राम लिया हमने, ठीक है। क्लास यहां पर कैसे डिक्लेयर करते हैं, सेम वैसा ही है, कुछ चीजें यहां पर चेंज होती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक बिगिनिंग से हमने शुरू किया है। क्लास सिंपल, यहां भी क्लास कीवर्ड है। क्लास क्या है, यहाँ पे कीवर्ड है, और ये आप लोग जानते हैं कि क्लास कीवर्ड से क्लास डिक्लेयर किया जाता है। और यहां पर यूज होता है आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन फंक्शन के लिए जो पूरा सिंटेक्स है जावा में वो क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। एंड यहाँ पर आउटपुट के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यूज होता है, वहां पे नॉर्मली कंसोल आउटपुट सी आउट यूज होता है, ठीक है। हेलो जावा, और यहाँ पर पहले देखिए क्लास को ओपन करना है, यहाँ पर मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दिया तो इसका भी करली ब्रेसेस ओपन होगा। पहले मेन फंक्शन क्लोज हुआ, फिर क्या हुआ, यहाँ पे क्लास क्लोज हुआ, ठीक है। क्लियर है। अब यहां पर आप देखेंगे इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में आपको मिला क्लास। तो क्लास है क्या, तो क्लास एक कीवर्ड है सिंपल, जिसका काम है जावा में क्लास को डिक्लेयर करना। सी प्लस प्लस में भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। पब्लिक कीवर्ड यहां पर यूज इसलिए हुआ कि पब्लिक कीवर्ड इज एक एक्सेस मॉडिफायर है, एक्सेस स्पेसिफायर है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मतलब इस क्लास को, इट मींस इट इज विजिबल टू ऑल, मतलब द क्लास, ठीक है, क्लास विच इज डिक्लेयर्ड एज पब्लिक, और उसके वेरिएबल्स और फंक्शंस क्या होंगे, आउटसाइड द क्लास भी एक्सेसिबल होंगे अगर डिक्लेयर कर दिया पब्लिक तो, ठीक है। अभी केवल इन चीजों पे फोकस करिए आप लोग। स्टैटिक क्या है, कीवर्ड है। स्टैटिक कीवर्ड है, इट मींस कि इफ वी डिक्लेयर एनी मेथड एज स्टैटिक, किसी भी मेथड को आप स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं, इट इज नोन एज द स्टैटिक मेथड, इसको स्टैटिक मेथड कहा जाएगा। इसका एडवांटेज क्या है, अगर स्टैटिक मेथड क्रिएट किया गया है तो देयर इज नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू इन्वोक द स्टैटिक मेथड। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है उस मेथड को, मेथड मतलब यहां फंक्शन को मेथड कहा जाता है आपके जावा लैंग्वेज में। तो मेथड को रन करने के लिए अगर वो स्टैटिक मेथड है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द मेन मेथड, मेन फंक्शन जो है इज एग्जीक्यूटेड बाय द जेवीएम, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, so it does not require creating an object to the invoke the main function। अब मेन फंक्शन को यहां पर जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा रन किया जाता है, ठीक है। और इसीलिए इसको स्टैटिक डिक्लेयर किया गया है, बिकॉज विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट इसको रन किया जा सके, ठीक है। तो हर लैंग्वेज का अपना एक मेथड होता है, अपना एक तरीका होता है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि क्यों इसको डिक्लेयर किया गया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आगे आप देखेंगे वॉइड क्या है, वॉइड आपको है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप, हालांकि वॉइड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ठीक है, ये नल है। मेन रिप्रेजेंट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। मेन फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे सी प्लस प्लस में है। स्ट्रिंग जो है आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, और स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स इज यूज्ड फॉर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। जो आर्ग्यूमेंट्स हम पास करते हैं तो उसके लिए क्या यूज होता है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये भी एक फंक्शन है। स्टेटमेंट का यूज यहां पे क्या होता है, सिस्टम इज अ क्लास, ठीक है। सबसे पहले यहां पे समझिए सिस्टम क्या है, सिस्टम इज अ क्लास, आउट इज एन ऑब्जेक्ट। सिस्टम क्लास है, आउट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसका है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिंट स्ट्रीम क्लास, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का है। और प्रिंट एलन क्या है, एक मेथड है ऑफ द प्रिंट स्ट्रीम क्लास। तो ये जो है फॉर द प्रिंटिंग आउटपुट, आपको पता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैंडेटरी है सी प्लस प्लस में, ठीक है। सिस्टम क्या है, सिस्टम एक क्लास है, ठीक है। आउट एक ऑब्जेक्ट है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का, और प्रिंट एलन एक मेथड है किसका, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का एक मेथड है।
समझ में आ गया आपको? अब यहां पर जेवीएम की हम बात करेंगे, ठीक है। जेवीएम इज नथिंग बट जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। जावा वर्चुअल मशीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल मशीन बिकॉज इट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट, मतलब अपने आप में फिजिकली ये कुछ नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको वर्चुअल कहा जाता है। It is a specification that provide a runtime environment in which Java bytecode can be executed. Java bytecode can be executed, it means what कि Java जो है, Java डायरेक्टली सोर्स से कंपाइल तो होता नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा कि Java का है सोर्स कोड कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, ठीक है। और अगेन बाइट कोड जो है, बाइट कोड कन्वर्ट होता है किसमें, आपके ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। तो यहां पर इसकी जरूरत पड़ती है जेवीएम की, स्पेसिफिकेशन टू प्रोवाइड रन टाइम एनवायरमेंट इन विच जावा बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड। इट कैन ऑल्सो रन दोज प्रोग्राम्स विच आर रिटेन इन अदर लैंग्वेजेस एंड कंपाइल टू जावा बाइट कोड। तो हमें यहाँ पर जावा वर्चुअल मशीन समझ में आ गया कि जावा वर्चुअल मशीन क्या है। ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है और रन टाइम एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें जावा बाइट कोड एग्जीक्यूट होता है। JVM is just an environment in which Java programs or Java byte code executed. That is Java virtual machine. अब यहाँ पर JRE क्या है? Java Runtime Environment हम कहते हैं इसे। JRE क्या है? JRE Java Runtime Environment है और इसको Java RT भी लिखते हैं। Java Runtime Environment क्या है? Set of software tools which are used for developing Java application. जावा एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर टूल, ठीक है, मतलब जावा रन टाइम एनवायरमेंट प्रोवाइड्स सेट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, ठीक है, जिसमें जावा के एप्लीकेशन डेवलप होते हैं। तो जेवीएम क्या है? जेवीएम इज जस्ट अ एनवायरमेंट टू रन बाइट कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। तो जेआरई के अंदर क्या होता है? It is used to provide, ठीक है, it is used to provide the runtime environment. It is the implementation of the JVM. JVM का implementation है, मतलब JVM ऑलरेडी इसमें क्या है, इंक्लूड कर दिया गया है। जावा वर्चुअल मशीन जो है फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब वो ऑलरेडी किस में एग्जिस्ट करेगा, वो JRE में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इट फिजिकली एग्जिस्ट, JVM जो है फिजिकली यहां एग्जिस्ट कर रहा है कि एक्चुअल रूप से जावा वर्चुअल मशीन कर क्या रहा है, मतलब एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ बाइट कोड, बट JRE ऑल्सो इंक्लूड्स द JVM। यहाँ पर JVM भी इंक्लूड है, जो ये इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर हो रहा है वो JRE के माध्यम से ही तो हो रहा है। तो JRE इज अ प्रॉपर रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है, जो बेसिकली फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जो ऑलरेडी एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर टूल है, जहां पर जावा के एप्लीकेशन डेवलप हो रहे हैं। इट कंटेन्स अ सेट ऑफ लाइब्रेरीज अदर फाइल्स दैट JVM यूजेज एट रन टाइम। तो ये सारी चीजें यहां पर होती हैं। तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट और JVM आपको समझ में आ गया। खासकर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत मुश्किल पॉइंट नहीं आएंगे, अगर आपने पढ़ा हुआ तो आसानी से कर भी देंगे, ठीक है। JDK क्या है? JDK है जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट, इसे जावा software development environment है, is a software development environment which is used to develop Java applications and applets, ठीक है। It physically exists, it contains JRE as well as plus development tools। मतलब आप कह सकते हैं कि ये हो गया JDK, जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। जावा डेवलपमेंट किट के ये मेन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये मेन पार्ट हो गया जावा डेवलपमेंट किट। इसी के अंदर क्या हो गया, आपका हो गया JRE, ठीक है, और JRE के अंदर क्या हो गया, JVM, जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन बेसिकली जस्ट एक वाइट कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्जन का एक टेक्निक है, ठीक है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, एक एनवायरमेंट है। जो एनवायरमेंट किसके द्वारा इंप्लीमेंट होता है, JRE के द्वारा इंप्लीमेंट होता है। JRE जावा एप्लीकेशन डेवलप करने का इनके एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। JDK इज अ कंप्लीट पैकेज। JDK क्या हो गया,
एक कंप्लीट पैकेज हो गया, कंप्लीट पैकेज फॉर द जावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट या जावा के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक प्रॉपर एनवायरनमेंट हो गया, जिसमें जेआरई तो है ही है, इसके साथ साथ डेवलपमेंट टूल्स भी हैं बहुत सारे, तो इट इज जेडीके। तीनों टर्म आपको समझ में आ गया, जेवीएम, जेआरई एंड जेडीके। मुझे एक बार बता दीजिए क्या समझ में आ गया? जेडीके हो गया एक कंप्लीट पैकेज जिसके अंदर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट भी है और उसके अंदर अपने आप जेवीएम इंप्लीमेंट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जावा डेवलपमेंट किट इज एक प्रॉपर एक पैकेज है जिसमें जावा सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं। तो जावा सॉफ्टवेयर डेवलप करने के जो किट है, जो पूरा पैकेज, वही जावा डेवलपमेंट किट है। एप्लेट है पंकज सिंह जी, एप्लेट इज ए स्मॉल प्रोग्राम विच रन्स ऑन द जावा विच रिटन इन द जावा लैंग्वेज में स्मॉल प्रोग्राम लिखा जाता है एप्लेट, जो एक होता है ना जस्ट HTML हम लिखते हैं, रन करते हैं, तो जस्ट लाइक एप्लेट की वो एक, अब कह सकते हैं कि वेब एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स के लिए, डब्ल्यू के लिए जो प्रोग्राम लिखा जाता है स्मॉल प्रोग्राम, वो एप्लेट है, हालांकि उसका अभी कोई यूज नहीं है। एप्लीकेशन को रन करने के लिए जरूरत होती है जेआरई की, बट यहां पर बात हो रही है कि ऑल द डेवलपमेंट टूल्स इज प्रोवाइडेड बाय जावा डेवलपमेंट किट, मींस इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, अदर डेवलपमेंट टूल्स ऑल। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बस 3-4 मिनट के लिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जस्ट ए स्मॉल ब्रेक।
चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, नींद तो नहीं आ रही किसी को? मौसम ठंडा है बहुत ज्यादा। ऑडियो ऑडियो तो क्लियर है, ऑडियो ठीक है, आवाज तो आ रही है। अच्छा, बिहार में गर्मी है। अभी तो मैंने देखा बिहार का न्यूज, कहीं पे येलो अलर्ट चल रहा है बारिश की। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे जेडीके इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी वन ऑफ द बिलो गिवन। जो यह जावा प्लेटफॉर्म रिलीज्ड बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन जो है, स्टैंडर्ड एडिशन जो होता है J2SC होता है, एंड जावा प्लेटफॉर्म पे एक एंटरप्राइज एडिशन है, ठीक है, माइक्रो एडिशन है, ठीक है। तो J2 होता है, जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन आपने सुना होगा। एंटरप्राइज एडिशन, तो ये अलग अलग जेडीके प्रोवाइड किया गया है। J2EE, J2ME, तो ये अलग अलग एडिशन जो प्रोवाइड किए गए हैं, ये यही है जेडीके। ठीक है, यही है जेडीके, J2SC, जावा 2 एंड स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक है, तो ये अलग अलग जावा डेवलपमेंट किट के बारे में ही कहा गया है। ओके, और इसको ओरेकल के द्वारा रिलीज किया गया है। अब हम लोग यहां पर थोड़े से बात करेंगे किसकी? ओवरलोडिंग की। ठीक है, पहले उस पॉइंट को हमने यहां पर ले लिया है। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग इन जावा। जावा डज नॉट सपोर्ट, अब यहां पर क्लास डिक्लेयर करना, ऑब्जेक्ट वगैरह, ये सब तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अंदर आ जाएगा प्रोग्राम्स के अंदर। तो इफ अ क्लास हैज मल्टीपल मेथड्स हैविंग द सेम नेम, वो सेम चीज है अगर फंक्शन का नाम सेम है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग है या रिटर्न टाइप अलग अलग है, तो उसको ओवरलोड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू यूजेस। तो यहाँ कंडीशन समझना है कि अगर क्लास, इफ अ क्लास हैज मल्टीपल मेथड्स और ऑल द मेथड्स हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट इन पैरामीटर्स, इट इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है, इसको मेथड ओवरलोडिंग कहा जाएगा। डिफरेंट वे टू ओवरलोड अ मेथड, दो ही तरीका है ओवरलोडिंग का। पहला तरीका है बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। जैसे फंक्शन में आर्ग्यूमेंट हमने दिया इंटीजर A, B, C, ठीक है, किसी में A, B दिया, किसी में A दिया, जहां पर केवल एक वैल्यू चाहिए आर्ग्यूमेंट के तौर पे, तो एक वैल्यू वहां पर पास कर दिया। एक होता है बाय चेंजिंग द डेटा टाइप। डेटा टाइप चेंज करके भी मेथड को ओवरलोड किया जा सकता है। मतलब इवन आर्ग्यूमेंट सेम हो, नेम तो सेम रहेगा ही रहेगा। ओवरलोडिंग का मतलब ये कि नेम क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसके थ्रू मेथड ओवरलोडिंग को इंप्लीमेंट किया जाता है जावा में। यहां पर एक प्रोग्राम देखेंगे, इसके हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर क्लास है, क्लास का नाम दिया गया है एडर। क्लास करली ब्रेसेस ओपन करते हैं। एक यहां पर आपने देखा कि क्लास जो है जावा में क्लोज करने के लिए सेमी कॉलन का यूज नहीं होता है। ठीक है, यहां पर सेमी कॉलन का कोई यूज नहीं होता है, बट C++ में सेमी कॉलन का यूज होता है। स्टैटिक इंट ऐड, ठीक है, स्टैटिक इंट ऐड इंट A इंट B, रिटर्न A+B। ये यहां पर फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया गया, ओके, डिफाइन भी कर दिया गया। और यहां पर आपको समझना है
इसी को अगर लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे तो ये लंबा दिखेगा, यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट में हमने लिख दिया इसे, ठीक है। यहाँ पर करली ब्रेसेस, फिर नीचे रिटर्न ए प्लस बी, फिर करली ब्रेसेस क्लोज, तो फंक्शन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। स्टैटिक इंट ऐड इंट ए, इंट बी, इंट सी, रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी। इस मेथड में आप देख रहे हैं कि ये भी ऐड मेथड है और ये भी क्या है, ऐड मेथड है। इसका मतलब यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग हुआ है। क्या हुआ है, मेथड ओवरलोड हुआ है। फर्क क्या है, डिफरेंट इन पैरामीटर। मतलब ये जो प्रोग्राम है मेथड ओवरलोडिंग का है, मेथड ओवरलोडिंग इंप्लीमेंटिंग डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स मतलब क्या, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या है, अलग अलग है। यहां पर 2 आर्ग्यूमेंट्स है, ए और बी, यहां पर आर्ग्यूमेंट्स ए बी और सी है। ये 2 नंबर को ऐड करेगा और ये क्या रिटर्न करेगा, 3 नंबर का एडिशन। यहां पर दूसरा क्लास लिया, क्लास टेस्ट ओवरलोडिंग 1, ठीक है। और इस क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स system.out.println adder.add फंक्शन को कॉल कर लिया 11 यहां पर system.out.println adder.add 11 तो ये इसका आउटपुट आ जाएगा 22, इस फंक्शन का आ जाएगा 33। तो फंक्शन जो है, फंक्शन नेम इज सेम बट फंक्शन यहां पर 2 नंबर को ऐड कर रहा है, यहां पे 3 को ऐड कर रहा है। एक बात यहां पर आपको समझना है, यहां पर आप पॉइंट आउट कर सकते थे कि स्टैटिक क्यों इसको डिक्लेयर किया गया है। सिंपली इंट ऐड भी तो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। यहां पर स्टैटिक डिक्लेयर करने से यह बेनिफिट हुआ कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना यहां से क्या हो गया, कॉल किया गया इस फंक्शन को। यहां पर आपने देखा adder.add 11 तो यहां पर क्या हुआ, क्लास नेम डॉट ऑब्जेक्ट नेम और वहां पर क्लास नेम डॉट फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट पास कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, यहां पर ये दोनों फंक्शन कॉल हो गया। तो ये एक तरीका है मेथड ओवरलोडिंग का, आर्ग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज करके। अब इस फंक्शन में आप देखेंगे क्लास एडर, ठीक है, स्टैटिक इंट ऐड ए बी, रिटर्न ए प्लस बी, यहां पर एक फंक्शन है, मतलब मेथड है, और ये दूसरा मेथड है। इस मेथड में ए को यहां पर डबल ले लिया गया और बी को डबल ले लिया गया। मतलब आर्ग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी सेम है, फंक्शन नेम सेम है ही, ओवरलोडिंग तो है ही है, मेथड ओवरलोडिंग। यहां पर जस्ट रिटर्न टाइप डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, रिटर्न टाइप डिफरेंट है। यहां पर क्या ले लिया गया, डबल मतलब कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट में, और इसलिए डेटा टाइप क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट का, मतलब डबल है। तो यहां पर क्या पास किया गया, यहां पर फ्रैक्शन वैल्यू पास किया गया कि फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा ये कंसीडर करेगा, ठीक है। क्लास टेस्ट ओवरलोडिंग 2, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट जैसे सेम है, system.out.println adder.add फंक्शन को यहां पर कॉल किया, यहां आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। तो यहां पर इंटीजर टाइप है तो इंटीजर पास कर दिया, और यहां पर डबल है तो डबल क्या, फ्लोटिंग पॉइंट होता है जो 8 बाइट स्टोर करता है। तो यहां पर डबल डेटा टाइप है तो डबल यहां पर वैल्यू क्या, फ्रैक्शन में पास कर दिया, ठीक है। 12.3, 12.6। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 24.9 आएगा, और इसका आउटपुट क्या आएगा, 22 आएगा। तो दोनों फंक्शन यहां पर क्या हुआ, तो इसको बेसिकली हम क्या कहेंगे, मेथड ओवरलोडिंग कहेंगे। तो मेथड ओवरलोडिंग कैन बी इंप्लीमेंटेड इन हाउ मेनी वेज, इट कैन बी इंप्लीमेंटेड इन 2 वेज, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। पहले केस में हमने क्या किया, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को चेंज किया, एंड बाय चेंजिंग द डेटा टाइप। दूसरे केस में हमने क्या किया, डेटा टाइप चेंज कर दिया। तो आप मुझे बताइए क्या मेथड ओवरलोडिंग समझ में आ गया जावा में? इफ एनीबडी जो नहीं समझ में आया जिसको,
केवल वही बोलेंगे जिसको समझ में नहीं आया। कुछ लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे अटके हुए हैं। भैया ऑपरेटर ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है तो यहाँ ऑपरेटर ओवरलोड हो कहाँ रहा है? आर्ग्यूमेंट्स होता है जो वैल्यू हम पास करते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स जो हम वैल्यू पास करते हैं दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। वो भी बता रहा हूं जेफ अकेला जी, वो भी बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उसके लिए न्यू कीवर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेथड ओवरलोडिंग के साथ साथ हमेशा एक टर्म आपको परेशान करता है, वो है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग जावा या किसी भी लैंग्वेज में ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट, हालांकि अभी हमने आपको इनहेरिटेंस नहीं पढ़ाया है, इसमें जावा में बेसिक डिफरेंसेस हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर जहां तक हम बात करें कंट्रोल स्टेटमेंट्स की, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स जावा में बिल्कुल सेम होते हैं एज लाइक सी प्लस प्लस। कंट्रोल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें जैसे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, ये एज इट इज क्या होंगे? एज इट इज ये सेम होते हैं इन जावा ऑल्सो, तो इसको पढ़ने की नीड नहीं है। दूसरा चीज अगर हम बात करें लूपिंग की, लूप्स की, तो यहां भी वही लूप है, वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप, ठीक है। तो इसका यूज होता है आपके प्रोग्राम में। ये कॉन्सेप्ट्स करने के बाद हम एक कोई प्रोग्राम देंगे जिसमें सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो, उसको समझने के बाद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर ऐसा कोई क्वेश्चन एमसीक्यू में बचेगा नहीं अगर इसको रिवाइज कर लेते हैं तो। मेथड ओवरराइडिंग क्या है? देखिए यहां पर ये जो क्लास है ए, बेस क्लास, और यहां पर बी है, ये आपका डिराइव्ड क्लास है। तो इसको जावा में सुपर क्लास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर क्लास एज वेल एज बेस क्लास। और पेरेंट तो है ही, पेरेंट चाइल्ड। और ये जो है ये सब क्लास है। क्या है ये? सब क्लास है। मतलब ये डिराइव्ड किससे हुआ है? क्लास ए से डिराइव हुआ, इसलिए सब क्लास है। यहां पर वही चीज बताया गया है कि इफ अ सब क्लास चाइल्ड क्लास हैज द सेम मेथड एज डिक्लेयर्ड इन द पेरेंट क्लास। दो क्लास है, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि एक क्लास के अंदर दो मेथड को सेम नेम से डिक्लेयर किया गया तो मेथड ओवरलोडिंग हुआ। बट यहां पर एक चाइल्ड क्लास के अंदर द सेम मेथड एज डिक्लेयर्ड इन द पेरेंट क्लास, इट इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग इन जावा, ठीक है। इसको मेथड ओवरराइडिंग कहा जाता है। ओवरराइड क्यों किया जाता है?
ओवरराइड इसलिए किया जाता है कि इफ अ सब क्लास प्रोवाइड्स द स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन of the method that has been declared by one of its parent class, it is known as method overloading. इसका मतलब है कि यहां पर जैसे क्लास A जो है ये पेरेंट क्लास है, यहां पर फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया गया, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया गया, और कोई क्लास B है एक्सटेंड्स क्लास A, तो यहां पर इसी फंक्शन को क्या कर दिया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया। इंप्लीमेंट मतलब उसको डिफाइन कर दिया गया, तो इसको हम कहेंगे मतलब डिक्लेयर कहीं और करना और उस फंक्शन को, मेथड को इंप्लीमेंट करना, वो डिराइव्ड क्लास में करना, मतलब सब क्लास में करना, ये ओवरराइडिंग है। ठीक है, यहां पर आप प्रोग्राम से समझ में आपको आ जाएगा, और यहां पर आपके ऑब्जेक्ट क्रिएशन और सब चीज यहां पर क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्लास है व्हीकल, ठीक है, यहां पर void रन करके एक फंक्शन है, रन ये क्या एक फंक्शन है, और यहां पर system डॉट प्रिंट डॉट एल ये एक स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट यहां पर ये खत्म हो जाता है, ये करली ब्रेसेस लगा हुआ है, ये नीचे स्टेटमेंट है, यहाँ स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा कम में इसको लिखा गया है। ठीक है, तो system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन व्हीकल इज रनिंग, तो ये तो स्टेटमेंट आपको बिल्कुल याद ही रखना है कि C++ का आउटपुट कैसे होता है। ठीक है, और इस स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया गया, इसमें सेमीकोलन लगा, फंक्शन को क्लोज कर दिया। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, क्लास भी क्लोज हो गया। अब यहां पर क्रिएटिंग अ चाइल्ड क्लास, सब क्लास की बात हो रही है। सब क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, मतलब ये एक तरीके से इनहेरिटेंस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो इसमें एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है, जैसे क्लास बाइक एक्सटेंड्स व्हीकल, यहां पर क्लास कीवर्ड यूज करेंगे। बाइक क्या हुआ, बाइक एक न्यू क्लास है, मतलब सब क्लास है। यहां पर व्हीकल जो हुआ, व्हीकल ये पेरेंट क्लास है, ठीक है, और ये जो बाइक है ये डिराइव्ड क्लास है। ठीक है, मतलब बाइक इज अ डिराइव्ड क्लास ऑफ व्हीकल, एक्सटेंड्स व्हीकल मतलब ये आपका, तो ये जो हुआ ये क्या हुआ, ये क्रिएटिंग अ चाइल्ड क्लास, यहां ऑलरेडी दिया हुआ है आपको इसका कमेंट कि क्लास बाइक एक्सटेंड्स व्हीकल, मतलब दिस इज द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, यहां पर इंप्लीमेंट किया गया कि क्लास बाइक इनहेरिट कर रहा है व्हीकल को। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ये मेन फंक्शन यहां से स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम। क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ चाइल्ड क्लास, इंस्टेंस ऑफ चाइल्ड क्लास मतलब इस क्लास का, क्लास बाइक का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे आप, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बाइक ओबीजे इक्वल टू न्यू बाइक, यहां पर यूज क्या होता है, न्यू। आपने पढ़ा था C++ में, C++ में केवल बाइक B1, ठीक है, बाइक B1 अगर आप लिख देंगे इसका मतलब B1 इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बाइक, बट यहां पर क्या करेंगे, बाइक ओबीजे इक्वल टू न्यू बाइक, आपको यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, तो ऑब्जेक्ट का नेम तो यहां ओबीजे हुआ, लेकिन न्यू बाइक मतलब ये आपका तरीका हो गया कि हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड कॉलिंग द मेथड विद चाइल्ड क्लास इंस्टेंस ओबीजे डॉट रन। अब यहां पर आपने देखा रन फंक्शन जो है वो सुपर क्लास का है, व्हीकल क्लास का है, लेकिन व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ चाइल्ड क्लास का, और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल किया गया यहां पे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ये एक अलग क्लास है, ये उसका एक एक्सटेंड हुआ क्लास, मतलब ये चाइल्ड क्लास है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ चाइल्ड क्लास का, और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के हेल्प से क्या हुआ, यहां पर पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल किया गया। ठीक है, तो यहां पर इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग, पेरेंट क्लास में मेथड डिक्लेयर हुआ है लेकिन उसको कॉल किया जा रहा है किससे, कॉल किया जा रहा है सब क्लास से, मतलब चाइल्ड क्लास से। ठीक है, यहां पर 3-4 चीजें आपकी क्लियर हो गई। एक तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो यहां पर न्यू यूज करते हैं। ठीक है,
जैसे आपको क्लास स्टूडेंट है, क्लास आपके पास स्टूडेंट है और इसका आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो आप क्या करेंगे, स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, इसका मतलब S1 इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट और न्यू कीवर्ड यूज करेंगे। तो हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन जावा, अगर आता है कि दिस इज द ट्रू रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट क्रिएशन इन जावा, तो आप यहां पर इसको टिक कर देंगे, ऐसा क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो बताइए मुझे एक बार, समझ में आया कि नहीं आया? कोई बात नहीं, नहीं आया होगा तो ज्यादा करेंगे, फिर से करेंगे। किसी का सवाल है कि क्या इसमें हम इस क्लास के अंदर बिल्कुल कर सकते हैं, मेन फंक्शन के अंदर हम इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उससे भी कॉल कर सकते हैं। नो नीड टू एक्सटेंड, नो नीड टू एक्सटेंड अनदर क्लास, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये है कि इंप्लीमेंटेशन हुआ है एक क्लास का ऑब्जेक्ट जो दूसरे क्लास में क्रिएट हुआ है। एक्सटेंड यहां पर कीवर्ड है। सुपर क्लास में ऑब्जेक्ट डिक्लेयर, बिल्कुल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं सुपर क्लास में। एक एक करके क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट, एक सेकंड रुक जाइए, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यस ताशीन अहमद जी, एक्सटेंड फॉर इनहेरिट। एक सेकंड रुकिए।
अब हम लोग ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट जो है नेक्स्ट क्लास में आगे इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। जहां भी आपको दिक्कत हुआ है, आगे के लिए क्या बच रहा है आपका, एक तो आपको ओवरराइडिंग के यहां पर एक स्टेटमेंट मिसिंग है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, यहां पर एक स्टेटमेंट मिसिंग है। ये जो फंक्शन यहां पर है void run system dot out dot println, ये स्टेटमेंट ओवरराइड, यहां पर स्टेटमेंट मिसिंग है। ये स्टेटमेंट एक बार और क्या आएगा यहाँ पे, एक बार और यहाँ पर सब क्लास में सेम यहाँ पर क्या आएगा, फंक्शन आएगा। आप समझ गए, सेम फंक्शन कहां पे आएगा, यहाँ पे सब क्लास में आएगा। जैसे क्लास बाइक एक्सटेंड्स व्हीकल, और यहां पर आपका क्या आएगा, यहां पर एक बार और इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो ये मुझे ध्यान नहीं रहा, ये मिसिंग है यहाँ पर एक पार्ट, ठीक है। जैसे वॉइस नहीं आ रही है, यहां देखिए, एक सेकेंड रुकिए। यहां पर क्या हुआ, क्लास बाइक एक्सटेंड्स व्हीकल, ठीक है। यहां पर क्या होगा, void रन, void रन, और उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, दिस इज न्यू व्हीकल, दिस इज न्यू व्हीकल, ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप देखेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जब कॉल करेंगे तो क्या होगा कि ये जो फंक्शन होगा एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ओवरराइड होने की वजह से आउटपुट जो आएगा ये आएगा, ठीक है। ओवरराइड कहने का मतलब कि ये जो फंक्शन यहां पर यूज हुआ है बेस क्लास में, इसी फंक्शन को सब क्लास में, क्लास बाइक एक्सटेंड्स व्हीकल सब क्लास में यहां पर दिस इज फंक्शन मेथड ओवरराइड। ये क्या है, मेथड ओवरराइड है। ओवरराइड मतलब सेम फंक्शन यूज्ड इन द सब क्लास, ठीक है। ओवरलोडिंग में क्या था कि सेम मेथड को मोर देन वन फंक्शन के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि इसी फंक्शन को क्या किया गया, जो बेस क्लास में मतलब सब सुपर क्लास में जो मेथड है उसी मेथड को यहां पर क्या किया गया, सब क्लास में यूज किया गया। तो इसको ओवरराइड कहेंगे। इसका आउटपुट जब एग्जीक्यूट होगा तो ये होगा दिस इज न्यू व्हीकल, ठीक है। आउटपुट क्या होगा, दिस इज न्यू व्हीकल। एक बार मैं प्रोग्राम रन करके देख लेता हूं, ठीक है। यहां देखेंगे आप, एक एक चीज और ध्यान दीजिए, अब क्लियर हो जाएगा आपको, बस क्लियर हो जाएगा। ये आपका सुपर क्लास, ये आपका सब क्लास, ठीक है। यहां पर जो फंक्शन यूज हुआ उसी फंक्शन को ओवरराइड कर दिया गया, किसमें, एक्सटेंडेड क्लास मतलब सब क्लास चाइल्ड क्लास में। यहां जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, ये ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का क्रिएट किया हुआ है, क्लास बाइक, और ये क्लास तो व्हीकल है। आप समझ गए, ये क्लास है व्हीकल, हमने क्या किया, बाइक। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट से इस फंक्शन को रन करेंगे, कौन सा फंक्शन, मेथड void रन, तो आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, दिस इज न्यू व्हीकल,
आप समझ गए कि नहीं समझे, बताइए। यस मिराज क्या करें सर, इफ वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास व्हीकल एंड कॉल द फंक्शन, व्हाट विल बी द आउटपुट। अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे व्हीकल क्लास का, तब आउटपुट जो आएगा वो ये आएगा। ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ है डिराइव्ड क्लास का क्रिएट हुआ है, तो डिराइव्ड फंक्शन जो यहां पर डिराइव्ड क्लास का फंक्शन ही यहां पर रन होगा। तो दिस इज दोनों नहीं आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। यहां पर मेथड जो है जो सुपर क्लास में है वही सब क्लास में ओवरराइड हो रहा है। हाँ एक क्वेश्चन है यहां पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओवरराइडिंग एंड इनहेरिटेंस। फंक्शन ओवरराइडिंग इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, उसमें फंक्शन सेम फंक्शन का नेम सुपर क्लास और सब क्लास में यूज हो रहा है, तो ओवरराइड इसलिए हो रहा है। और इनहेरिटेंस तो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट ही हो गया। इनहेरिटेंस में उसको ओवरराइड करने की जरूरत ही क्या है, आप बताइए मुझे। इनहेरिटेंस में ओवरराइड करने की नीड क्या है। यहां तो ओवरराइडिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया, इनहेरिटेंस यूज किया गया। न्यू कीवर्ड यहां पे मेमोरी एलोकेट करेगा, यस ऑब्वियसली करेगा। न्यू कीवर्ड यहां पर मेमोरी एलोकेट करेगा फॉर द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। ओवरलोडिंग इज हैपेंड इनसाइड अ क्लास। हाँ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस तो है ही, व्हीकल क्लास है और तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है ही। सेमी कॉलन जो यूज होगा वो आपको पता है सी प्लस प्लस में क्लास को टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है। यहां पर क्या है, यहां पर केवल ये जो आपके स्टेटमेंट जो है क्लोज होगा सेमी कॉलन से, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी सेम। जैसे यहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने यूज किया ओके, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, ठीक है। ना तो क्लास के लिए और ना ही फंक्शन को क्लोज करने के लिए हमें सेमीकोलन की नीड है यहां पे। अरे हो गया, ऐसा कोई डाउट किसी का आ नहीं रहा है, बस टाइम पास चल रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करा दे क्या, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। और इसमें जो पॉइंट है वो मैं करवा दूंगा कल। मैं एमसीक्यू करवा रहा हूं, बस रुक जाइए, बस 2 मिनट रुक जाइए, पीडीएफ एक बार कन्वर्ट हो जाए।
चलिए एमसीक्यू, बी रेडी फॉर एमसीक्यू, और ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर देता हूं। बताइए आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, हमें 20 मिनट में कर लेना है और फिर उसके बाद मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूं। फ्रेंड कंस्ट्रक्टर नहीं होता, एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आप लोगों को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड डिलीट इन सी प्लस प्लस। डिलीट एंड डिलीट इन सी प्लस प्लस। Delete is used to delete single object, where delete is used to delete multiple objects। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज प्रोवाइडेड बाय सी प्लस प्लस बट नॉट सी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज प्रोवाइडेड बाय सी प्लस प्लस बट नॉट सी। जल्दी जल्दी फटाफट करिए, ऑप्शन डी बुल। नेक्स्ट, the logic circuit of binary adder which is used to add two 4-bit binary numbers requires fill in the blanks half adder and fill in the blanks full adder। आंसर प्लीज। 2 बिट ऐड करने के लिए क्या यूज होता है। 2 बिट के लिए हाफ एडर, हाफ एडर। 3 बिट के लिए फुल एडर। सामान्यतः यही दोनों में से कोई आएगा एग्जाम में, लेकिन अगर आ गया 4 बिट बाइनरी नंबर को ऐड करने के लिए या 5 बिट या 6 बिट, तो हमेशा आपको याद रखना है कि इसमें 1 हाफ एडर, ठीक है, यहां पर क्या होगा 1 हाफ एडर एंड n-1 फुल एडर यूज होता है। एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इसमें याद रखना है 1 हाफ एडर, 1 हाफ एडर और n-1 फुल एडर। तो जितना नंबर यहां पर दिया रहेगा 4 बिट कहा तो 4-1 मतलब 3 फुल एडर। तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 और 3 आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखना है आपको, इफ वी वांट टू ऐड n बिट बाइनरी नंबर, मतलब 4, 5, 3 का तो आपको पता है ही फुल एडर यूज करते हैं, 4, 5, 6, 7, तो n बिट बाइनरी नंबर देन रिक्वायर 1 हाफ एडर एंड n-1 फुल एडर। याद रहेगा, बताइए याद रहेगा नहीं रहेगा। नीरज कह रहे हैं नहीं समझे, तो ये 27 तारीख के बाद समझिएगा या 28 के बाद, अगर ध्यान होगा तो समझेंगे। और उस दिन क्लास में हाफ एडर फुल एडर आप पढ़े हैं, फिर नहीं समझे तो फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए fill in the blanks refer to the amount of time required to position the read write head of a hard disk on appropriate sector। देखिए कोई भी डिस्क होता है तो वो ट्रैक में बटा हुआ है, ठीक है, और एक एक ट्रैक जो है वो क्या बटा हुआ है, सेक्टर में बटा हुआ है। तो एक्चुअल रूप से डेटा जो सेव है वो सेक्टर पे ही सेव है। कहां पे सेव है, सेक्टर पे है। तो रीड राइट हेड अगर उस सेक्टर पे जाएगा तभी डेटा को रीड कर सकता है, तो इसको कहा जाता है सीक टाइम। क्या कहा जाता है, सीक टाइम कहा जाता है। Disks are divided into tracks and tracks are further divided into sectors। Seek time is the time taken for a hard disk controller to locate a specific piece of stored data। Okay? बिल्कुल होगा। ओवरराइडिंग में एक और रन मेथड होगा। मेथड ओवरराइड कर रहे हैं तो वो मेथड जो होगा वो ओवरराइड होगा। अभी आप वहीं फंसे हुए हैं भाई, यहां आ जाइए। नेक्स्ट है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट इज सेड टू बी fill in the blanks and user interactive when user are given navigational control। कुछ लोग एक ही जगह फंसे रह रहे हैं, बताइए।
नॉन लीनियर होता है, जिसमें नेविगेशनल कंट्रोल होता है, जैसे कंप्यूटर गेम है, वीडियो गेम है, तो वो नॉन लीनियर होता है। दो टाइप होता है मल्टीमीडिया डेटा का, लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर मतलब यूजर के पास उसका कंट्रोल नहीं है, जैसे मूवी है, तो मूवी क्या है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो लीनियर है। ठीक है, कोई फिल्म है, मूवी है, वो लीनियर है। और वीडियो गेम क्या है, नॉन लीनियर, उसमें हमारा कंट्रोल है, नेविगेशनल कंट्रोल। इसी का एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावा? व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावा? What is the garbage collection in the context of Java? देखिए, आउटपुट को जेवीएम ये काम जरूर करता है, लेकिन यहां पर जेवीएम के कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? जावा वर्चुअल मशीन चेक द आउटपुट ऑफ एनी जावा प्रोग्राम एंड डिलीट एनीथिंग दैट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। ये आउटपुट के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यहां पर सीधा आपको क्या याद रखना है, व्हेन ऑल रेफरेंसेस टू एन ऑब्जेक्ट आर गॉन, ठीक है, then the memory used by the object is automatically reclaimed। तो इसको कहा जाता है गार्बेज कलेक्शन, इसको कहा जाएगा गार्बेज कलेक्शन। बी होगा आंसर। जावा garbage collection is the process of releasing unused memory. Sometimes some objects are no longer required by the program, and when there is no reference to an object, then that object should be released। ये मेन जो है यहां पर याद रखना है। दिस प्रोसेस इज नोन एज गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गार्बेज कलेक्शन is done by garbage collection is a process done by the Java virtual machine। क्या याद रखना है आपको? Java virtual machine। C क्यों नहीं? C में क्या है? Any Java package imported in a program and not being used is automatically deleted। ऐसा नहीं है, Java पैकेज को ये डिलीट नहीं करता है। ठीक है, Java पैकेज को डिलीट नहीं करता है। In a relational database model, cardinality of a relation means the total number of tuples। total number of rows को कार्डिनलिटी कहा जाता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या कहा जाता है? डिग्री कहा जाता है। फॉर कैरिंग आउट B2B ई-कॉमर्स द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज इसेंशियल। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WWW, कॉर्पोरेट नेटवर्क, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज स्टैंडर्ड्स, चौथा सिक्योर पेमेंट सर्विस, पांचवा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लिंक कनेक्टिंग बिजनेसेस। क्या होगा आंसर बताइए? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज स्टैंडर्ड के बारे में आपने सुना है, EDI के बारे में आपने सुना है। हमने बताया है कि अगर दो बिजनेस पार्टनर जो ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस, जो ई-कॉमर्स है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली डूइंग बिजनेसेस इलेक्ट्रॉनिकली, आर नोन एज trading partners, and electronic data interchange is a format used by these organizations to transfer business related information। बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो यहां पर क्या होगा? 1 2 3 4 5 बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो भी अभी तक आपने कराया बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद है व्हाट इज मेटा टैग्स। What is meta tags? देखिए, कल के क्लास के लिए हमारे पास जावा के कुछ कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं, बहुत ज्यादा नहीं है।
पीजीटी का सिलेबस मैंने रेफर कर रहा हूँ उसके लिए, और क्योंकि ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स हमने सी प्लस प्लस में देख लिया है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे क्लास करते हैं, कैसे कॉल करते हैं। अब कल जो है उसको हम लोग इंटरफेस को पढ़ लेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और जो भी ऐसे बचे होंगे, और जावा के बेस पे कल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, स्पेशली जावा पे। ठीक है, अभी तो एक दो क्वेश्चन आ गया सी प्लस प्लस का, एक दो जावा का होगा। और नौ का आंसर करा दिया, ऑप्शन डी, 1 2 3 4 5, ऑल दीज आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है व्हाट आर मेटा टैग्स। मेटा टैग्स आर एम्बेडेड इंफॉर्मेशन अबाउट योर वेबसाइट सच एज कीवर्ड्स। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। व्हाट इज मींट बाय वेब 2.0। परसों शुरू हो जाएगा पाइथन भी भैया, परसों शुरू हो जाएगा। The resurgence of internet companies with more interactive focus such as blogging and social networking. This is Web 2.0. ठीक है, आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज स्टैंडर्ड्स आर। Electronic data interchange standards are not universally available, essential for B2B commerce, essential for B2B commerce। इतना फास्ट आप लोग बना दिए, बताइए इधर कहाँ किसी को कोई दिक्कत है भैया? सी क्यों नहीं होगा? लिंक, ये हाइपर लिंक होता है भैया, हाइपर लिंक। मेटा टैग और हाइपर लिंक अलग अलग होता है। बाई एन एक्स्ट्रा नेट वी मीन, एक्स्ट्रा नेट का क्या मतलब है? इसके पहले का आंसर है बी, इसेंशियल फॉर B2B। इससे पहले था रिसर्जेंस ऑफ इंटरनेट कंपनी विद मोर इंटरेक्टिव फोकस एज ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग। क्वेश्चन नंबर 13, बाई एन एक्स्ट्रानेट। जब इंट्रानेट में आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस दिया जाता है तो एक्स्ट्रानेट हो जाता है। इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट इज अ प्राइवेट इंटरनेट फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर अ पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट इंटरनेट हो गया व्हेन देयर आर सम नेटवर्क्स related to a same organizations are connected for their communication, that is called intranet. इंट्रानेट में फर्दर आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस देना, दैट इज एक्स्ट्रानेट। मींस द इंट्रानेट्स ऑफ टू कोऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरकनेक्टेड वाया सिक्योर्ड लीज लाइन। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, एन एक्स्ट्रा कनेक्शन इंटरनेट प्रोवाइडेड टू कोऑपरेटिंग, नहीं। ऑप्शन बी क्या है इसका सही जवाब है? किसी को कोई कंफ्यूजन? इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट तो हो गया ग्लोबली इंटरकनेक्शन ऑफ द नेटवर्क्स। इंट्रानेट हो गया कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क्स जो इंटरकनेक्टेड होंगे
जैसे एक नेटवर्क इधर हो गया, एक नेटवर्क इधर हो गया, तो नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ सिस्टम, नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ सिस्टम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसको हम कहेंगे इंट्रानेट। लेकिन अगर कोई आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इससे कनेक्ट है, तो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। क्या कहेंगे इसे? एक्स्ट्रानेट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल दैट अलाउ द यूज ऑफ नॉन अस्काई कैरेक्टर इन एन ईमेल इज कॉल्ड द फिल इन द ब्लैंक्स प्रोटोकॉल। देखिए, डर के आगे जीत है, और जीत के आगे क्या है? जीत के आगे यही है कि प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से ही होता है कुछ भी। लाख आप इतना मोटा मोटा किताब पढ़ लीजिए, एमसीक्यू बनता है प्रैक्टिस से। यहां देखिए, माइम होगा, क्या होगा? मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन जो है इज एसएमटीपी का। जनरली यहां पर यूज क्या होना चाहिए था? एसएमटीपी का। तो एसएमटीपी का ही एक एक्सटेंडेड रूप है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। Multi-purpose internet mail extensions protocol, MIME, is an extension to the email protocol that enable the inclusion of non-ASCII characters, multimedia attachments, and other content type in the email messages. Okay. Next जो है, which of these are 5 generic software engineering framework activities? POP है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पॉप का एक्सटेंडेड जो है IMAP है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्लानिंग मॉडलिंग कंस्ट्रक्शन डिप्लॉयमेंट। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, आगे कुछ और क्वेश्चंस है। कितना टाइम हुआ? अब मुझे क्लोज करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा आगे के क्वेश्चंस, ठीक है? और मैं उसको 5-10 मिनट में कभी कल ही उसको लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन मैं पूरा भेज रहा हूं, इसमें करीब करीब 45, हाँ 40-45 क्वेश्चन है, ठीक है? उसको मैं भेज रहा हूँ। 45 है आई थिंक, मैं देख लेता हूँ कितना है। हाँ क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोग भूल गए थे, वो सब क्वेश्चंस भी यहाँ पर है।
पहला पीडीएफ आज के क्लास का है, इसको मैंने पिन कर दिया। ठीक है, ये आज के क्लास का है जो क्लास में हमने डिस्कस किया जावा प्रोग्रामिंग का। एंड और जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है, ये वाला क्वेश्चन ये रहा जिसमें 15 को तो हमने सोल्व कर दिया, टिक किया हुआ है। बाकी क्वेश्चन जो है तो ये दोनों पीडीएफ चला गया आज का। ठीक है, तो बाय बाय एवरीवन, आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस चलते ही रहेगा, मतलब बीच बीच में। आज भी ये 45 क्वेश्चंस है और अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है। आप लोग खुद सोल्व करिएगा, देखिएगा भी। जहां पे क्वेश्चन में लगा है कि उसमें ज्यादा इनपुट चाहिए, हमने उसको एक अलग स्लाइड में उन पॉइंट्स को भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो डाउनलोड करके मुझे बता दीजिए। उसको बिना टिक वाला ही तो समझिए, 15 क्वेश्चन में टिक है, उसको देख लीजिए, याद कर लीजिए। बाकी में बिना टिक है, उसको सोल्व करके और कल के क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। थोड़ा संतुष्ट रहना सीखिए। जो चीजें चल रही हैं वो बहुत, उसमें क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन भी है। और लगभग सारे एरिया को भी जावा कहीं से भी हमने प्लान में भी नहीं रखा था, फिर भी मेन मेन चीजों को पकड़ा। फिर ओप्स में देख लीजिए इतना दिया। पाइथन की बारी है, पाइथन भी हमारे पास पर्याप्त टाइम है, सब करेंगे। लेकिन वही है कि जो बेचैन होने वाले हैं उनके लिए तो कोई सोल्यूशन मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है बीच बीच में क्वेश्चंस चले। अब 1000 क्वेश्चन तो एक दिन में नहीं हो सकते कि 1000 क्वेश्चन कर लीजिए, क्या फायदा हो जाएगा कर लेने से। अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, उनमें से क्वेश्चंस आएंगे, वो इंपॉर्टेंट है ना। या 1000 कर लें, उठा करके किताब छाप के हम दे दें आपको, हमें क्या टाइम लगेगा, लेकिन क्या फायदा उस क्वेश्चंस का। कोई फायदा, फालतू के क्वेश्चन इतना भरा पड़ा है किताबों में। लेकिन वही है, कुछ लोग जो है इतना बेचैन रह रहे हैं, बेचैनी से नहीं काम चलेगा। आप प्रैक्टिस करिए। अभी जो है हमारे पास आज 31 जुलाई है, 18 दिन का समय है, बहुत समय होता है। इसमें प्रैक्टिस भी कर लेंगे, जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसको भी कर लेंगे। 2-3 क्लास वेब टेक्नोलॉजीज के भी करेंगे। ठीक है, वो कभी गुस्से में कभी कुछ कह दिया, गुस्सा तो ऐसा होता नहीं है आपको। मतलब वैसे आप लोग कुछ कुछ पूछ देते हैं तो थोड़ा सा आप क्या किसको रिप्लाई करें। लेकिन मैं बताता हूं कि वेब टेक्नोलॉजी के भी करा दूंगा मैं, HTML के मेन मेन टैग्स वेब टेक्नोलॉजीज के भी कराऊंगा। और वो हो जाएगा, ऑन टाइम ही होगा। पाइथन में कितना टाइम लगेगा बताइए? 10-12 घंटे में पाइथन, 15 घंटे बहुत है, मतलब 5-6-7 दिन मान लीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। क्लास को क्लोज करते हैं।